हमारे साथ आज की खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। मृण अग्रवाल जी जो है हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मृण जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार आपका आज के इस मंच पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जब भी आप आती हैं बहुत अच्छी ज्ञान की बातें, निवेश की बातें हमारे दर्शकों को बता करके जाती हैं। उम्मीद करते हैं आज का भी अनुभव हमारे दर्शकों का काफ़ी अच्छा रहेगा। बिल्कुल। नमस्ते विपुल, और थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो पहला प्रश्न मैम यही होगा कि अभी हमने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें हम देख रहे हैं किस तरीके से डेट फंड को लेकर के लगातार एग्जिट हो रहा है। एक तो हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट सिनेरियो भी बदला है और इसकी वजह से जिस तरह के रिटर्न की उम्मीद लोग सुरक्षित निवेश डेट फंड से मिलते हैं वो उनको लग रहा है कि वो बाहर भी मिल रहे हैं। एफडी के रेट बढ़ गए बाकी जगहों पे। तो क्या यही एक वजह है या क्या वजह आप मान रही हैं कि या लोगों को दूसरे विकल्प ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से लोग डेट फंड से निकल रहे हैं? मेन रीज़न क्या आप मानती हैं? सबसे पहले आजकल जो हो रहा है वो ये है कि एक साल से हम देख रहे हैं कि डेट फंड के रिटर्न्स काफी कम हैं। वो इसीलिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे, तो इसीलिए डेट फंड के रिटर्न्स काफी कम हो रहे थे। और अब हम देख रहे हैं कि एफडी के इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी हुई है। काफी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो डिबेंचर्स एंड कवर्ड बॉन्ड्स वगैरह जैसे ऑप्शंस बेच रहे हैं। पी टू पी भी एक ऑप्शन है जिसके ऊपर मुझे बहुत सवाल आते हैं कि इसमें निवेश करें या नहीं। तो मेरे ख्याल से जो हो रहा है वो यही है कि लोग कंपेयर कर रहे हैं कि हमें पिछले एक साल में इतना मिला है, और अगर अभी हम किसी और डिपॉजिट में या बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो इससे हमें एटलीस्ट 50%, 50 to 70% ज्यादा मिल रहा है। तो इसीलिए लोग ये डेट फंड से पैसे निकाल रहे हैं। जी। अगला महत्वपूर्ण सवाल जिस पर तमाम दर्शकों की नज़रें होंगी कि अब 2022 लगभग समाप्ति पर है। 2023 के लिए अगर कोई हमें कोई थीम पकड़नी हो, किस तरह की के म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए? क्या कौन सा ट्रेंड में आपको लग रहा है कि आने वाला ट्रेंड जो है वो किस तरह के म्यूचुअल फंड्स का रहेगा? हमने 2022 में तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट देखे। लोगों ने जम करके सेक्टोरल फंड में भी पैसे लगाए, लोगों ने इक्विटी में काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड नंबर हम दिखाई दिए। लोगों का निवेश काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल फंड में बढ़ रहा है। नए नए एसआईपी के नंबर्स भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अक्टूबर में जरूर थोड़े कम हुए। आप कैसा ट्रेंड देख रही हैं 2023 के लिए? तो सबसे पहले मैं ये एक एक चीज जो जरूर देख रही हूँ कि लोग एसआईपी में बने रहना चाह रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड है। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि हर सिचुएशन या हर सीजन के हिसाब से हम अपना पोर्टफोलियो नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि फिर इसको ट्रैक रहना बहुत मुश्किल रहेगा। अब किसने सोचा था कि इंटरनेशनल स्टॉक्स में जैसे एवरेज नैस्डैक का रिटर्न 30% से कम हो जाएगा? किसने ऐसे सोचा था कि द फेवरेट फॉरेन स्टॉक्स सम ऑफ देम विल फॉल बाय 70%? राइट। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा सेक्टर या कौन सा स्टॉक ऊंचाई पर रहेगा। और मेरे ख्याल से एक ही तरीका है जो आम निवेशक अपने पोर्टफोलियो में इस्तेमाल कर सकते हैं, और उन्हें करना भी चाहिए, और वो है गोल प्लानिंग के जरिए। आप अपने गोल के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। मेरे ख्याल से जो कैटेगरीज अच्छी रहती हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है, जी। वो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी, एंड ऑफ कोर्स अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो एक्टिवली मैनेज्ड स्मॉल कैप फंड्स इज अ वेरी गुड बेट। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं और आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि हम कौन सी कैटेगरी में जाएं, तो निफ्टी 50 का ऑप्शन, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का ऑप्शन हर समय आपके पास है। तो मेरे ख्याल से यही चार कैटेगरीज में बना रहना चाहिए, क्योंकि जो भी सेक्टर या स्टॉक जिसमें बढ़ोतरी आएगी वो तो वैसे भी इन सब कैटेगरीज में शामिल होंगे। बिल्कुल। और मीन जी, आपने जो तमाम कैटेगरीज बताई हैं, तीन चार कैटेगरीज, तो ऐसा लग रहा है कि आपका भरोसा इक्विटी के ऊपर अभी भी बना हुआ है और ये मान के चल रहे हैं कि हम 2023 और उसके आने वाला समय जो है अभी भारतीय शेयर बाजार के लिए अच्छा रहेगा, ये मान के चल रही हैं आप? हाँ, बिल्कुल मान के तो चल रही हूँ, बट ऐसा नहीं है कि अगर यूएस में रिसेशन शुरू हो गया तो हम लोग बिल्कुल ही अनइफेक्टेड रहेंगे। मतलब ये जो डी कपल्ड वाली जो थियरी सब लोग बात कर रहे हैं, इसका कहना बहुत मुश्किल है कि कब तक इंडिया में दैट इंडिया विल नॉट बिहेव लाइक द वर्ल्ड मार्केट्स, ये तो थोड़ा मुश्किल ही है।
यस, हमारा ग्रोथ वगैरह अच्छा लग रहा है अभी, बट हमें ये मान के नहीं चलना चाहिए कि हम लोग बस बढ़ते ही जाएंगे। ऑफ कोर्स बीच में वॉलेटिलिटी आएगी। हम्म। अगला सवाल ये है, क्योंकि अब लोग निवेश कर रहे हैं, और ख़ास तौर से जो लोग अब रिटायरमेंट के आसपास पहुंच रहे हैं, या अभी से अगर रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, 30-35 साल की उम्र है, रिटायरमेंट के लिए क्या म्यूचुअल फंड में निवेश करना सही रहेगा, या फिर जो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे निवेश में थोड़ा रिस्क है और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि रिटायरमेंट का मसला है, तो उनको पोस्ट ऑफिस, बैंक, यहाँ पर निवेश करना चाहिए, जो हम देखते हैं जो ट्रेडिशनल हमारा तरीका बना हुआ है, या फिर आपको लगता है कि एक हिस्सा रिटायरमेंट के लिए भी म्यूचुअल फंड में डाला जाना चाहिए? आप कैसे सजेस्ट करेंगी उन तमाम लोगों को जो अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम इन्फ्लेशन 6-7% के हिसाब से ले रहे हैं, तो अगर आप ये पोस्ट ऑफिस में डाल रहे हैं या अगर आप इंश्योरेंस प्लान खरीद रहे हैं, इन सब चीज़ों में आप 7% रिटर्न नहीं बीट कर सकते हैं। तो इसमें तो डालने से कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले मेरी ख्याल से दो स्कीम्स अच्छी, 2 या 3 इन्वेस्टमेंट्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो अच्छे हैं। जो सैलरीड लोग हैं ऑलरेडी उनके पास ईपीएफ है, तो उनका डेट एक्सपोजर तो वहां हो गया, तो उनको सर्टेनली एक्विटी एक्सपोजर दे कैन टेक थ्रू म्यूचुअल फंड। अगर उनको बहुत मुश्किल लगता है कि भाई कौन सा फंड खरीदें, इसमें मतलब 20-25 साल का मामला है, क्या हम इसमें तब तक जुड़े रहेंगे, क्या करें, कब करेंगे, सब अगर वो फिर से कंफ्यूज हैं, तो एक बहुत ही आसान तरीका जो मैंने आपके शो में पहले भी बोला है, वो है नेशनल पेंशन स्कीम का, जिसमें इक्विटी का ऑप्शन भी रहेगा। अच्छा, ये तो हुई सैलरीड की बात। अगर आप नॉन सैलरीड हैं, तो आपके पास ईपीएफ तो नहीं है, तो आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। एंड हियर आई वुड सजेस्ट दैट बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इज ऑल्सो नॉट अ बैड ऑप्शन, और इवन अ रेगुलर बैलेंस फंड इज नॉट अ बैड ऑप्शन, बिकॉज इसमें आपका डेट एंड इक्विटी का एलोकेशन हो जाएगा। यदि आप अपने आप से कर सकते हैं, तो जो डेट एलोकेशन है वो आप शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड में रखिए, एंड जो इक्विटी का ऑप्शन है, जो मैंने ऑप्शंस बताए, इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप वगैरह में रख सकते हैं। जी। ऑफ कोर्स एनपीएस इज अनदर ऑप्शन दैट्स देयर। एनपीएस में भी आप चूज कर सकते हैं कि आपको कितना इक्विटी में डालना है और कितना बॉन्ड्स में डालना है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। अब अगला सवाल जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो ये है, और ये कई लोगों ने मुझसे बातचीत के दौरान भी पूछा कि जो भी एक्सपर्ट आते हैं, और अभी आपने भी इस बात का जिक्र किया कि अपने रिस्क को देखते हुए जो है आपको रणनीति बनानी चाहिए, अपने गोल प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन अभी भी भारत के अंदर, देश के अंदर उस तरह की फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। तो अधिकतर लोग ये सवाल अब पूछ रहे हैं कि ये मेरे लिए रिस्क क्या है, उसको कैसे समझें। लोगों को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में उनको ये रहता है कि इस व्यक्ति ने इस फंड में लगाए हैं, उसको अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, तो मुझे भी इसमें लगाने चाहिए। उन्होंने ये शेयर खरीदे हैं, किसी ने रिकमेंड कर दिए, तो वो शेयर खरीद के रख लें। रिस्क को कैसे एनालाइज किया जाए, ये अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करके हमारे दर्शकों को बता सकें तो। देखिए, बहुत सारे रिस्क प्रोफाइलिंग टूल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, साइकोमेट्रिक एनालिसिस टूल्स भी अवेलेबल हैं, बट टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं खुद इनको नहीं मानती हूँ। एंड वो इसीलिए क्योंकि जो इन्वेस्टर होते हैं उनको बहुत मुश्किल लगता है ये सब भरने के लिए। तो एक बहुत आसान तरीका है, अगर आपके पास 100 रुपए हैं निवेश करने के लिए, तो 100 रुपए में से आप कितना डालेंगे रिस्की इन्वेस्टमेंट में, और आप नॉन रिस्की इन्वेस्टमेंट में कितना डालना चाहेंगे। ये एक बहुत आसान तरीका है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है, 100 रुपए में 40% या 40 रुपीज हम इक्विटी में डाल सकते हैं, बैलेंस 60% हम डेट में ही रखेंगे, राइट। तो ये सबसे आसान तरीका है जानने के लिए कि आप कितना रिस्क लेना चाह रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि खुद से आप ये निर्णय लीजिए कि कितने पैसों पर मुझे रिस्क लेना चाहिए, जहाँ पर रिस्क ऐसा नहीं है कि वो पैसे समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ये है बाजार है, उतार चढ़ाव है, तो वहाँ पे हो सकता है जब आपको ज़रूरत हो और बाजार गिरा हो तो हो सकता है आपके पैसे कम हो जाएं। तो जिन पैसों पे आप रिस्क ले सकते हैं उसे हम इक्विटी में डाल सकते हैं। चलिए, अब अगले सेगमेंट का वक्त हो गया है, और ये सेगमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बहुत सारे आंकड़े हम अपने दर्शकों के लिए लेकर के आते हैं। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं कुछ एक म्यूचुअल फंड्स में, और हर बार अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स की हम बातचीत करते हैं, और इस बार हम बात करेंगे
लार्ज कैप फंड्स की, कि लार्ज कैप फंड्स में कौन से ऐसे हैं जिन्होंने 1 साल, 3 साल, 5 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखे हैं। तो जरा ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आखिर में कौन कौन से वो फंड्स हैं। इसमें पहला नाम है कैनरा रोबेको का। इसके अलावा ब्लू चिप इक्विटी फंड जो है उसने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। एक्सिस ब्लू चिप फंड ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, ये देखिए। और इसमें 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो मैनेजर कौन है, फंड मैनेजर कौन है, क्योंकि आपके पैसे हैं और ये हम हर महीने जब भी शो लाते हैं तो आपको बताते हैं कि भाई उस फंड को मैनेज कौन कर रहा है, फंड हाउस कौन सा है। ये तमाम चीज़ें जब आप निवेश कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ध्यान रखें। अब ये देखिए कैनरा रोबेको फंड में हमने देखा 3 साल में करीब 17% का आता हुआ रिटर्न दिखाई दिया, 5 साल में 14, 14.5%। हालांकि 1 साल में अगर देखें तो निगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिले हैं। लेकिन एक्सिस ब्लू चिप फंड में आप देख लीजिए 5 साल में 13%, 3 साल में 12, 12.5% तक के रिटर्न देखने को मिले हैं। और इसके अलावा इसको जो फंड मैनेजर हैं इसके एडलवाइज लार्ज कैप में देखिए 15% 3 साल में रिटर्न, 12.5% 5 साल में भावेश डी जैन और भारत लाहौटी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो ये वो 2-3 चीज़ें हैं, जब भी आप कोई निवेश करें तो इन तमाम चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए। मिंट अग्रवाल जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मिंट जी, ये 4-5 फंड हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है लार्ज कैप फंड में। आपको इनमें से कौन सा पसंद आ रहा है, और दूसरा कितना महत्वपूर्ण होता है फंड मैनेजर या एएमसी, किस एएमसी में आप पैसे लगा रहे हैं, ये इन सब चीज़ों पे ध्यान देना कितना महत्वपूर्ण होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि यस, जो एएमसी है और उनके जो प्रोसेसेस हैं, इट शुड नॉट बी पर्सन डिपेंडेंट, दे शुड बी अ प्रॉपर प्रोसेस। तो ये तो सबसे पहली बात हुई। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि मैं टिपिकली 3 या 5 साल के रिटर्न नहीं देखती हूँ। वो इसीलिए है क्योंकि हर ऑल फंड्स गो थ्रू साइकिल्स। हर बार ऐसा होता है कि कोई फंड ऊपर होता है, कोई फंड फिर नीचे हो जाता है। तो ये उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है, जो बहुत जरूरी है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो निवेशकों को नहीं पता चल सकता या डेटा अवेलेबल नहीं है, वो है कि हमें लॉन्ग टर्म रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देखने चाहिए। एंड अनफॉर्चुनेटली ये डेटा अवेलेबल नहीं है पब्लिक डोमेन में। तो मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स कैनरा रोबेको इज अ ग्रेट फंड। इट्स हैड ग्रेट परफॉर्मेंस। Axis Blue Chip also I like very much. And third fund is the Mirae Asset Large Cap Fund, which also I think is a very very good fund. अच्छा, चूंकि इस पर बातचीत चली रही है और हम चाहेंगे कि लगातार ग्राफिक्स जो है वो चलाते रहें, हम दिखाते रहें कौन कौन से फंड की बात कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये होता है कि जो लार्ज कैप फंड हैं, उतना आपके पोर्टफोलियो में कितने % हिस्सेदारी उस तरह के फंड्स की होनी चाहिए? देखिए, ये अगेन टोटली आपके रिस्क के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं देन सर्टेनली आई विल से कि आप स्मॉल कैप में जाइए। और ये मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप फंड्स देखते हैं तो इनका जो आउट परफॉर्मेंस है ओवर द बेंचमार्क इज वेरी हाई, फॉलोड बाय मिड कैप, फॉलोड बाय लार्ज कैप, राइट? So this is, this percentage allocation between large, mid and small cap is completely dependent upon आप कितना रिस्क लेना चाह रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। अगर आप कम रिस्क लेना चाह रहे हैं then certainly large cap is the way to go. चलिए, तो अब ये तमाम आंकड़े आप लोगों ने देख लिए। अब अगले आंकड़ों पर नजर डालते हैं और अगले आंकड़े ये हैं कि म्यूचुअल फंड आखिर में खरीदारी जो है शेयर बाजार में हम देख रहे हैं लगातार। इस बार तो एफआईज की बिकवाली के बावजूद जो है हम देख रहे हैं कि जो संभाला है बाजार को, वो हमने देखा कि हमारे घरेलू जो निवेशक हैं म्यूचुअल फंड, लेकिन वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा खरीदारी कहाँ हो रही है? तो म्यूचुअल फंड ने जिन शेयरों में सबसे ज़्यादा खरीदारी की है उसमें नाम है इंडसइंड बैंक का। जी हाँ, बैंक में एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला और तमाम जो मिड कैप बैंकिंग थे, जो लोग शिकायत कर रहे थे ये शेयर चल नहीं रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी रैली, चाहे वो जेएनके बैंक हो, इंडसइंड बैंक हो, यूको हो, यूनियन हो, ये जो तमाम सुस्ती देखने को मिल रही थी वो पूरी तरीके से जा चुकी है। और इसका सबूत आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड यहाँ पर खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ में हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी खरीदारी हुई है। अपोलो हॉस्पिटल है, इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट है। ये देखिए किस तरीके का आप मूव, ये हम दिखा रहे हैं आपको, चार्ट भी आपके सामने है कि किस तरीके से जो घरेलू निवेशकों की खरीदारी हुई है उसका असर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने में आप देखिए चार्ट्स के ज़रिए कैसे शेयर ऊपर गया है। अपोलो हॉस्पिटल में भी अच्छी खासी जो है तेज़ी देखने को मिली है और वापस जो है अपनी ऊंचाई की तरफ बढ़ता हुआ ये शेयर दिखा रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट में भी खरीदारी की गई है एफआईएस की तरफ से, माफ़ कीजिएगा घरेलू निवेशक की तरफ से। ये जो आंकड़े हैं उसको कितना महत्वपूर्ण मानती है मैम मिंट जी
कि ये जो नंबर्स हैं, जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि एक तो ये पता लग रहा है कि बैंकिंग पे भरोसा है। इसके अलावा जो घरेलू कंजम्पशन है, जैसे एफएमसीजी के अंदर ब्रिटानिया का नाम आ गया, फिर हम देख रहे हैं नेस्ले का नाम है। इससे कुछ अंदाज़ा लग सकता है, जो लोग हमारे दर्शक हैं उनको अगर ये जब आंकड़े हम दिखाते हैं उसके आधार पर कुछ खरीदारी या बिकवाली करनी चाहिए, या आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आप जो है उनको, आपको एग्जिट नहीं पता है, उनको पता है वो कब एग्जिट करके निकल जाएंगे, तो आप ट्रैप हो जाएंगे। कैसे देख रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी कि मैं खुद ये ट्रैक नहीं करती हूँ, सच्ची। मैं खुद ये ट्रैक नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो एक रीजन हमने उसमें इन्वेस्ट किया है कि वहाँ एक प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट टीम है जो डिसाइड कर रही है कि कहाँ पर पैसे लगाएं, अच्छा कब इसको बेचें। और एज एन इंडिविजुअल हम इनको कॉपी तो कर सकते हैं, बट जैसे कि आपने कहा कि हम इसमें से कब निकलें ये हमें कभी पता नहीं चल पाएगा, राइट। एंड एज इंडिविजुअल्स जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इट इज नॉट इनफ टू टेक द राइट इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट बाइंग द स्टॉक्स। तो मेरा यही मानना है, जो आम इन्वेस्टर, आम निवेशक है, उनको बस फंड में बने रहना चाहिए। They should focus on what they can control, which is how much they can invest for how long, and not about what stock the fund is buying. तो आप इसको देख करके खरीदारी बिकवाली मत कीजिए, लेकिन हाँ ये इंटरेस्टिंग आंकड़े होते हैं इसलिए हम आपके सामने लाते हैं कि आखिर में कहाँ पे खरीदारी हो रही है। और इसको देख करके आप ऐसा मत कीजिए कि शेयर बाज़ार में इसमें खरीदारी हो रही है तो आप भी उस शेयर को खरीद लीजिए। लेकिन ये है कि आंकड़े देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, बिकवाली कहाँ हो रही है अब जरा उस पर नजर डालते हैं। तो जिन शेयरों को बेचा जा रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि हिंडाल्को का शेयर है, जहां पर हम देख रहे हैं कि गिरावट आई है और घरेलू निवेशकों की तरफ से वहां पर बिकवाली की जा रही है। डॉक्टर रेड्डीज़ में जो है बिकवाली हो रही है। कोल इंडिया में जो है सेंटिमेंट लगातार ख़राब हुआ है कोल इंडिया के अंदर। टाटा कंज्यूमर है। अदानी इंटरप्राइजेज में इस बार बिकवाली की गई है घरेलू निवेशकों की तरफ से, हालांकि इसमें रैली भी अच्छी खासी आ चुकी थी, तो अब कहीं ना कहीं प्रॉफिट शायद बुक किया गया होगा, इस वजह से यहाँ पर बिकवाली की गई है। हिंडाल्को में हम जैसा हम देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से, आप देखिए कोल इंडिया की किस तरह की रैली देखने को मिली और उसके बाद से पिछले महीने में जो है ऊपर से किस तरीके से अब नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है शेयर। ये कोल इंडिया की बात हो गई। अब टाटा कंज्यूमर का भी चार्ट पैटर्न जो है वो लगभग कोल इंडिया जैसा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 861 इसका हाई है और अभी आप देख लीजिए कि नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। टाटा कंज्यूमर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अदानी में हालांकि बिकवाली के बावजूद इस शेयर में आप देख सकते हैं कि उस तरह की गिरावट देखने को नहीं मिली है। एफआईएस की तरफ से हो सकता है यहाँ पर खरीदारी हुई हो और निश्चित रूप से हुई होगी, तभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि घरेलू निवेशकों ने बेचा है। उसके बावजूद अदानी इंटरप्राइजेज का शेयर नई ऊंचाइयाँ छूता हुआ दिखाई दे रहा है और अब 4000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। तो इसके अलावा हिंडाल्को आप देख लीजिए, घरेलू निवेशक बेच रहे हैं लेकिन यहाँ पर भी मजबूती देखने को मिल रही है। तो ये वो तमाम आंकड़े हम हर बार आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आप समझ सकें कि म्यूचुअल फंड की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ घट बढ़ रहा है, और कहाँ खरीदारी कर रहे हैं, कहाँ बिकवाली कर रहे हैं। इन तमाम आंकड़ों पर जो है आप लोगों को नज़र रखनी चाहिए। डॉक्टर रेड्डी में भी हम देख रहे हैं कि बिकवाली की गई है अच्छी खासी जो है। चलिए, तो ये कुछ आंकड़े रहे। जरा इन आंकड़ों के साथ साथ एक हमने जो एक और ग्राफिक्स के ज़रिए आपको ये समझाना चाहेंगे कि किस तरीके से कहाँ पर 2% से ज़्यादा जो है हिस्सेदारी किन किन म्यूचुअल फंड्स ने बढ़ाई है तो और किन किन म्यूचुअल फंड ने घटाई है। इसके भी आंकड़े हमारे पास हैं, लेकिन उस पर फिर कभी चर्चा होगी। लेकिन इस बीच अब अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं और अगला सेगमेंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहली दर्शक हमारे साथ जिन्होंने प्रश्न भेजा है वो है तृप्ति जी, मुंबई से हैं। तृप्ति जी का प्रश्न मृण जी ये है कि ये इनका कहना ये है कि मैं 32 वर्षीय प्रोफेशनल हूं और मैंने डेट और इक्विटी की 7 स्कीम्स में निवेश कर रखा है। अब ये जानना ये चाहती हैं कि अच्छे रिटर्न के लिए कितनी स्कीम्स में निवेश करना चाहिए। अब प्रश्न इनका ये है कि, या इन जनरल अगर हम इस प्रश्न को समझना चाहें कि हमने 6-7 जगह पैसे लगा दिए और कोई कह रहा है कि नहीं ये तो बाकी रह गया है, 8-10 स्कीम में और लगा लीजिए। एक आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए, किस तरह के फंड्स में पैसे लगाने चाहिए, कितने फंड्स में पैसे लगाने चाहिए? मेरे ख्याल से 5-6 से ज्यादा, मतलब 7 तक ठीक है जो उन्होंने लगाए हैं, बट ये बहुत जरूरी है देखना कि आपने कहाँ लगाए हैं। तो इसके मैं 2-3 एग्जाम्पल देती हूँ। तो एक तो आपको अपने रिस्क के हिसाब से लगाना है, और जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डेट फंड्स की बात कर रहे हैं तो आई बिलीव शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स इज अ गुड ऑप्शन। अगर अभी हम इक्विटी की ओर लेते हैं, सपोज आपके जो 7 फंड हैं उस 7 फंड में से आपने 4 सेक्टर फंड डाले हैं,
देन आई विल नॉट से कि वो एक अच्छा पोर्टफोलियो है, राइट। बहुत जरूरी होता है कि जो पोर्टफोलियो है दैट्स डाइवर्सिफाइड बिटवीन लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप, एंड उसी में आपको सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि लोग थीमेटिक सेक्टर फंड्स ऐसे सब फंड्स में बहुत डाल रहे हैं, क्योंकि उस सेक्टर का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो लोग निवेश करेंगे। तो जो आपका मिक्स है, राइट, वैसे तो चार पांच फंड भी काफी हैं, बट जो मिक्स है वो बहुत वो आपको फोकस करना चाहिए कि वो लार्ज मिड एंड स्मॉल के बीच में डाइवर्सिफाइड रहे। ठीक। उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और अपना प्रश्न थोड़ा विस्तार से भेजेंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और तमाम दर्शकों से हम अपील करते हैं, अब अगर आपने अगर ये बताया होता तो कितना हिस्सा इक्विटी में है, डेट में है, तो शायद मिंट जी आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड है या नहीं, इसके बारे में भी आपको उत्तर दे पाती। देवेंद्र मिश्रा जी ने प्रश्न पूछा है, बुलंदशहर से हैं, और ये जानना चाहते हैं कि ये लो रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना चाहते हैं, और ये भी कृपया मुझे कुछ कम जोखिम वाले म्यूचुअल फंड सुझाएं, और क्या लो रिस्क म्यूचुअल फंड में निवेश सही रणनीति है। अब ये दो प्रश्न इनके हैं। एक तो ये जानना चाह रहे हैं कि लो रिस्क वाले म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं, दूसरा उसके लिए समझना चाह रहे हैं कि आप उनको कुछ रेकमेंड भी करें एक दो फंड। दूसरा ये कह रहे हैं कि क्या ये मेरी स्ट्रेटजी जो है कि मुझे लो रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, ये स्ट्रेटजी सही है या नहीं सही है। देखिए, एसेट क्लास के तौर पर तो डेट म्यूचुअल फंड लो रिस्क रहते हैं कंपेयर टू इक्विटीज। तो डेट में ऑफ कोर्स अगर आपका 3 साल से ऊपर का होल्डिंग पीरियड है तो शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड सबसे सही रहेंगे। अगर आप लो रिस्क इक्विटी फंड के बारे में बात कर रहे हैं, देन आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन इज द निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, बिकॉज इसमें आप बेट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, ऑफ कोर्स, एंड यू नो द टॉप स्टॉक्स विद इन द इकोनॉमी एज वेल। सो अगर आप इक्विटी में करना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से तो जो लोएस्ट रिस्क है दैट इज द निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आप निवेश कर सकते हैं, लो रिस्क में आप लेना चाहते हैं तो। रितेश मेहता जी ने प्रश्न पूछा है जबलपुर से, और ये कह रहे हैं कि मैं टैक्स बचाने के लिए निवेश करना चाहता हूँ, क्या ईएलएसएस में निवेश करना चाहिए या फिर जो ट्रेडिशनल तरीका है सेविंग का या टैक्स बचाने का कि यहाँ कर दीजिए, पोस्ट ऑफिस में रख दीजिए, बाकी योजनाओं में लगा दीजिए, वो तरीका सही रहेगा? ये ईएलएसएस में इनको जाना चाहिए या फिर दूसरे तरीके अपनाने चाहिए? बिल्कुल ईएलएसएस में जाना चाहिए, क्योंकि ईएलएसएस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके रिटर्न्स और दूसरे प्रोडक्ट से ज्यादा बेहतर आएंगे। इट इज मोर टैक्स एफिशिएंट एज वेल। बट एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि सिंस ये एक इक्विटी फंड है, एंड इवन दो द लॉक इन इज ओनली 3 years, you need to be able to hold the fund for at least 7 to 8 year period, क्योंकि 3 साल में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रहती है और आपका फंड रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं हो सकते हैं इस वॉलेटिलिटी की वजह से। तो सर्टेनली ईएलएसएस में जरूर निवेश कीजिए। मैम, अब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है। बहुत सारे और भी प्रश्न हैं हमारे पास, लेकिन समय की कमी की वजह से कार्यक्रम समाप्त करना होगा। लेकिन चलते चलते कुछ एक ज्ञान की बातें, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई बातें, जो बड़ी संख्या में नए लोग आ रहे हैं बाजार के अंदर और लोग दूसरे लोगों को देख करके निवेश करना चाह रहे हैं, क्या कुछ एडवाइस करेंगे आप उन्हें? किस तरीके से एंट्री ली जाए म्यूचुअल फंड में, मार्केट में, जो लोग निवेश करना चाहते हैं? जो नए निवेशक हैं, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आपके जो इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज हैं आप उन पर ध्यान दीजिए। तो सर्टेनली Money9 के काफी सारे प्रोग्राम्स हैं, काफी सारा अदर रीडिंग मटेरियल अवेलेबल है विच कैन बी ट्रस्टेड फ्रॉम मीडिया। जो एक चीज मैं आगमन करना चाहूंगी वो ये है, क्योंकि मेरे भी फैमिली में मैं देखती हूँ, मेरे जो नेफ्यूज वगैरह हैं आजकल सब फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हैं। एंड मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं वो जो इनके एक्सपीरियंस हैं वो शेयर कर रहे हैं, बट वो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और दे आर नॉट सर्टिफाइड टू एक्चुअली गिव आउट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो बिल्कुल सबसे बिल्कुल। पहले प्लीज रीड, ओके, प्लीज रीड। जैसे कि मैंने कहा, Money9 में काफी सारे प्रोग्राम हैं पर्सनल फाइनेंस के ऊपर जो आप फॉलो कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप इक्विटी में निवेश करना चाह रहे हैं तो आप स्टॉक मत चुनिए, क्योंकि इतने 7,000 स्टॉक्स में से आपको क्या पता चलेगा किस में जाएं, कि कब तक बने रहें। इक्विटी में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में आसान निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप फंड,
तीनों में थोड़ा थोड़ा पैसा डालिए, इसको एक्सपीरियंस कीजिए, एंड देन कीप इन्वेस्टिंग, लर्न अलोंग द वे एंड कीप इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए। और ये जो आपने चलते चलते लोगों को बताया कि जो लोग फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के झांसे में आ रहे हैं, हमने कई सारे कार्यक्रम भी किए कि अब से भी इनके ऊपर सख्ती की योजना बना रहा है। और जो है बहुत सारे लोग ट्रैप भी आप हो सकते हैं, किसी के भी कह देने से कहीं पर भी पैसे मत लगाइए, क्योंकि हो सकता है शुरुआत में एक दो बार आपको फ़ायदा हो, लेकिन जब नुकसान होगा तो पुराने जितने आपके फ़ायदे हैं उन सबको भी ले जाएगा और आपकी जमा पूंजी को भी वो समाप्त कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार आपका विनीत जी। हमेशा ऐसे ही आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ते रहिए और हमारे दर्शकों को ऐसी अच्छी अच्छी बातें निवेश से जुड़ी हुई बताते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।